Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss NCERT questions of current electricity, that is chapter number 3 and इसके हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं. आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इसके NCERT क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ EMF ऑफ 12 वोल्ट. सो एक स्टोरेज बैटरी दी हुई है जिसकी EMF हमें कितनी गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है. इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. ठीक है, एक स्टोरेज बैटरी है कार की जिसका EMF हमें कितना गिवन है, 12 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की हमें गिवन है 0.4 ओम. द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन करेंगे हम, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हम कुछ नहीं लेंगे तब मैक्सिमम करंट हमारे पास आएगा. तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाय R. सो इट विल बी 12 डिवाइड बाय 0.4. ठीक है, तो 12, तो ये क्या हो जाएगा 30 एम्पियर. सो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 एम्पियर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर. ठीक है, हम ऐसे करते हैं जो जो हमें बताया गया है इसमें. एक बैटरी है, उसका EMF कितना है, 10 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर. ठीक है, इफ़ द, ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्टेड है. इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, अगर करंट सर्किट में 0.5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, यानी कि हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबसे पहले. तो देखो यहाँ पर हमारे पास R क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. EMF क्या है यहाँ पे 10 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 3. तो I हमारे पास क्या आएगा, E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आएगी, E ओवर R प्लस 3, और करंट हमें गिवन है 0.5 एम्पियर का. तो यहाँ पर हम लिख देंगे I की जगह 0.5 इज इक्वल टू E की वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट डिवाइड बाय R हमें निकालना है +3. सो R प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 डिवाइड बाय 0.5 यानी कि 20 आ जाएगा, और R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 माइनस 3 17 ओम. ठीक है, तो जो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था वो हमारे पास क्या आ गया, 17 ओम. कैसे किया हमने, देखो हमें सर्किट में करंट गिवन है, दो रेजिस्टेंस गिवन है, वन इज़ R एंड अनदर वन इज़ 3 ओम, और EMF हमें गिवन है 10 वोल्ट की. करंट हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R. सो वोल्टेज क्या है, E 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमने टोटल R प्लस 3 ले लिया, R और 3 सीरीज़ में है इसलिए. तो यहाँ से हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकल के आ गया 17 ओम. उसके बाद उसने कहा व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज़ क्लोज. तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, यानी कि VAB क्या होगा जब सर्किट क्लोज होगा. सर्किट क्लोज होगा इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से. ठीक है, तो उस समय पे टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास क्या आती है, E माइनस IR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ को शो हो रही है. तो E हमारे पास 10 है, माइनस I हमारे पास 0.5 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन है, 3. तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1.5, इट विल बी 8.5 वोल्ट. सो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, 8.5 वोल्ट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज, नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो
3 resistors 1 ohm 2 and ohm and 3 ohm are combined in series। अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हमें गिवन है तो टोटल रेजिस्टेंस कम्बिनेशन का क्या आएगा। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस दिए होते हैं तो टोटल हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। सो इट विल बी 1 + 2 + 3 6 ओम। ठीक है, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 6 ओम। बी पार्ट इसका क्या है, इफ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। अगर जो ये कम्बिनेशन है यानी कि ये 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसकी EMF है 12 वोल्ट। यहाँ रेजिस्टेंसेस मैं लिख रही हूँ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। हमने इसको कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट की बैटरी से और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालना है हमने, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए देखो ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम फ्लो होता है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। करंट कैसे आएगा, E/R। E क्या हमें गिवन है 12 एंड R हमें इक्विवेलेंट क्या है 6 और I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 एम्पियर। सो I वी हैव गिवन 2 एम्पियर। अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो V क्या निकालेंगे IR। ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 ओम वाले के लिए लगाओ। 1 ओम के लिए करंट 2, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो कितना आ गया 2 वोल्ट। वोल्टेज क्या आ जाएगी 2 वोल्ट। अब नेक्स्ट करंट 2 ही रहेगा, रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ गई 4 वोल्ट। एंड नेक्स्ट करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 3 ओम, तो 6 वोल्ट। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा 2 वोल्ट होगा। ठीक है, ये 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया। 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट आ गया और 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो ये था कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होता है लेकिन जो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होगा। अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस तो जो वोल्टेज है वो भी इक्वली डिवाइड होती। जैसे 3 रेजिस्टर हमने लगाए थे, तीनों की वैल्यू 1 ओम होती या R होती तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता 12/3 यानी कि 4 ओम 4 वोल्ट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास आता। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस अलग अलग गिवन थे इसलिए क्या हुआ वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग हुआ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 resistors, 3 resistors 2 ohm 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? Now total resistance हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/R P is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/5 ऐसे ही करते हैं। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 5 + 4 सो इट विल बी 5 + 4 9 एंड 10 19/20। सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास क्या आ जाएगा 20/19 ओम। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट इसका क्या कह रहा है देखो, इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। ठीक है, ये जो कम्बिनेशन है 3 पैरेलल रेजिस्टेंसेस का, ये मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया। इसको हमने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल बैटरी जिसकी वोल्टेज हमें गिवन है 20 वोल्ट। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब देखो यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है तो पैरेलल में क्या होता है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ I1 होगा, यहाँ I2 होगा, यहाँ I3 होगा। ये रेजिस्टर कौन कौन से हैं 2 4 एंड 5 ओम के। ठीक है, 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम के रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है इसमें
करंट निकालना है हर रजिस्टर में से और टोटल करंट भी बताना है। अब देखो करंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है। तो 2 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज 20 वोल्ट रहेगी, 4 ओम के अक्रॉस भी और 5 ओम के अक्रॉस भी। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कैसे निकल के आएगी, V/R यानी कि 20/2 इट विल बी 10 एम्पियर। I2 की देखें तो क्या आएगा, 20/4 यानी कि 5 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। और टोटल करंट I जो है वो क्या है, सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। सो इट विल बी 10 + 5 + 4 15 यानी कि 19 एम्पियर करंट हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन 3.4। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3.5. Now this question is, at room temperature 27 degree Celsius the resistance of heating element is 100 ohm, ठीक है। कोई हीटिंग एलिमेंट है सपोज, व्हाट इज द तो रूम टेम्परेचर पे यानी कि जब T1 की वैल्यू मुझे गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इतने पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 100 ओम। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, टेम्परेचर पूछा है उसने, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं वो क्या गिवन है, 1.7 × 10⁻⁻4 डिग्री पर सेल्सियस। सो ये हमें गिवन है डेटा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, R2 - R1 डिवाइड बाय R1 T2 - T1। तो सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, T2 - T1 इधर की साइड ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, R2 यानी कि 117 माइनस R1 यानी कि 100 डिवाइड बाय R1 यानी कि 100, और ये अल्फ़ा नीचे आ गया तो इसका आ जाएगा 1.7 × 10⁻⁻4, ठीक है। T1 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, 27, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 27। सो अब हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है तो निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये अल्फ़ा जो होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल हमने जब भी निकालना है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, या जो हम कहें जो कंडक्टर है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और आयंस हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो वो जिस रास्ते से आ रहे थे उनको रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा ऑफर हो रही हैं अब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और कितने रेट से बढ़ रहा है वो अल्फ़ा हमें बताएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल क्या है। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.6। अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। नाउ लेंथ हेयर इज गिवन 15 मीटर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 5 ओम, और रेजिस्टिविटी पूछी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। रो इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A, यहाँ से रो क्या हो जाएगा RA/L। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें सब दिया हुआ है तो आंसर आप लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम।
A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, R1 की वैल्यू 2.1 ओम दी हुई है एट टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस पे। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.7 ओम दी हुई है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी सिंपल R2 माइनस R1 यानी कि 2.7 माइनस 2.1 डिवाइड बाय R1 यानी कि 2.1 और T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 27.5। ठीक है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हमने। सॉल्व कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकली। इसका वैल्यू आएगा 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड, इसकी यूनिट होती है अल्फ़ा की। ठीक है, क्योंकि देखो ये यूनिट पर सेंटीग्रेड कैसे आई, फॉर्मूला क्या है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट इससे कैंसिल होगी और ये टेम्परेचर की यूनिट नीचे है तो उससे पर सेंटीग्रेड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। एक हीटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम वायर लगा लो। ठीक है, उसको हमने 230 वोल्ट की उससे कनेक्ट किया है सप्लाई से, 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है हमने, तो हमारे पास करंट निकल के आ रहा है 3.2 एम्पियर। ठीक है, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो करंट की वैल्यू है, ये मटेरियल वही वायर हमने लगाई है, उतना ही ईएमएफ हमने लगाया है 230 वोल्ट, लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम बाद ये जो करंट की वैल्यू है ये कितनी रहेगी, 2.8 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो क्या हुआ, पहले 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, हमारे पास 3.2 एम्पियर करंट आ रहा था। जैसे ही कुछ टाइम बाद रेजिस्टेंस ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ 3.2 एम्पियर का इसमें से। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये हीट हुआ होगा। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी और उस हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ा, जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या हो गया, कम हो गया, 2.8 एम्पियर रह गया। तो अब उसने पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे ये हुआ, T2 की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे R0 की वैल्यू इस वाले केस में क्या थी, 230 बाय में 3.2। ठीक है, और इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 230 डिवाइड बाय 2.8 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम ले, एक हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T। सो R की वैल्यू हमारे पास बाद में कितनी आई है, 230 बाई 2.8। पहले कितनी थी, 230 डिवाइड बाई 3.2। 1 प्लस एल्फ़ा हमें गिवन है, ये डेल्टा T2 माइनस T1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ये 3.2 बाई 28 क्या आएगा, ये आ जाएगा 32 बाई 28 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, तो ये किस पे कटेगा, देखो 4 पे कैंसल आउट हो जाएगा, 4 7 जा 4 8 जा, तो यहाँ से अल्फ़ा डेल्टा T हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 माइनस 8 बाई 7
यानी कि 7 7 में से 8 के -1। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 पॉइंट क्या दी थी हमें क्वेश्चन में वैल्यू, देखो 1.7 इंटू 10⁻⁻4। सो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस पहले टेम्परेचर कितना हमें दिया हुआ था इसका 27 डिग्री दिया हुआ था ना, तो 27 इज इक्वल टू -1/7 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको न्यूमेरिकली ये वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 867.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना, इस वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9। देखो जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम देखें यहाँ क्या है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है 5, 10/5 रेशो निकालेंगे तो 2 आएगा, 2/1 इज इक्वल टू इधर की साइड के निकालो तो 1/2 आ रहा है। तो रेशो अनइक्वल आ रही है, रेशो अनइक्वल आ रही है, इसका मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सपोज ये आई करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया I1, तो नीचे की तरफ करंट कितना आया, I-I1। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 5 का है, यहाँ 5 का है। तो 10 और 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो यहाँ पे भी हमारे पास I निकल के आएगा, तो 10 ओम वाली आर्म में से जाएगा I1। ठीक है, और यहाँ 5 ओम वाली आर्म में से जाएगा I-I1। जो करंट यहाँ है A और ये D आर्म में, वही किस में जाएगा, BC में जाएगा। जो AB में है वो किस में जाएगा, CD आर्म में करंट फ्लो होगा। अब हमें क्या करना है, एक ये B और D में क्या करंट फ्लो हुआ ये देखना है। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, ये I1 में से हम I-I1 को माइनस कर देंगे, I-I1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2I1 - I। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 2I1 - I। अब हमें लूप लगानी है, पहले इस वाले में लूप लगाएंगे फर्स्ट। तो लूप लगाएंगे, देखो फॉर, हम यहाँ से चलेंगे BDAB, ये लूप हम लगा रहे हैं। तो देखो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, यानी कि 5 इंटू 2I1 - I। इधर की तरफ क्या है, करंट नीचे को आ रहा है, हम ऊपर को जा रहे हैं, तो -5I - I1, और 10 ओम वाले रजिस्टर में +10I1 इज इक्वल टू 0। वोल्टेज सोर्स कोई है नहीं, तो यहाँ क्या बनेगा, 10I1 -5I -5I +5I1 +10I1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, 10I1 और 5 25I1, और ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 और 5 10I। यहाँ से I1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, 10/25, यानी कि 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। I1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2/5I हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लूप लगाएंगे। पहले हमने ये लूप लगाई थी, अब हम लगाएंगे, देखो बाहर लूप लगाएंगे। ठीक है, यानी कि A B C A लूप अब हम लगाएंगे। उसमें देखो क्या होता है, A लूप अब हम लगाएंगे। तो देखो उसमें क्या है, सबसे पहले
5i वाले ओम में से करंट कितना जा रहा है, 5i माइनस i1 टर्म आ जाएगी, यानी कि ये आएगी 5i माइनस i1, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे आ गए -10 वोल्ट, और ये 10 ओम वाले रेजिस्टर में से +10i, और उसके बाद +10i1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5i माइनस 5i1 प्लस 10i प्लस 10i1, ये 10 इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 और 5 15i, और ये 10 में से 5 गए, +5 और सॉरी कितना है ये, 10 और 5, हाँ 15i और 5i1 प्लस 10i1, तो ये क्या बनेगा, +5i1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15i प्लस 5i1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/5i इज इक्वल टू, यहाँ 10 है सॉरी 10, यानी कि यहाँ से ये आ गया, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, 15 और 2 कितना आ गया, 17i, 17i किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10/17। i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 और 10/17, सो इट विल बी 4/17, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/17। सो ये हमारे पास i की वैल्यू आई है 10/17, ये हमारे पास i1 की वैल्यू आई है 4/17। सो आई होप अब आपने अगला i माइनस i1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास i और i1 की वैल्यू आ गई, तो हर आर्म में करंट आ जाएगा जितना भी हमने निकलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। देखो मीटर ब्रिज किस टाइप का होता है, सबसे पहले तो ये देखो कुछ इस टाइप की शेप होती है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया होता है, यहाँ से एक जॉकी कनेक्टेड होती है, और यहाँ ये L है, ये 100 - L लेंथ है, यहाँ एक वायर लगी होती है। अब उसने हमें बोला है मीटर ब्रिज में द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर पे हमें क्या मिला है, बैलेंस पॉइंट मिला है फ्रॉम एंड ए, ये एंड ए हो गया। व्हेन रजिस्टर y इज ऑफ 12.5 ओम, ये y रजिस्टर 12.5 ओम का था जब। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x हमने यहाँ पे लगाया, y आर द, तो इतना बताना पहले। देखो ये 39.5 है, तो ये कितना होगा, 100 - 39.5 60.5 होगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा, x/12.5 इज इक्वल टू 60.5 डिवाइड बाय 39.5। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, ये निकाल लिया। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज आर मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। अब ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स जो हैं, ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स हमने क्यों ली है, देखो इन हमने x लिया, हमने y लिया, हमने L लिया, हमने 100 - L लिया फॉर्मूले में रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो मेटल स्ट्रिप लगी है इनका रेजिस्टेंस तो हमने नहीं लिया ना, इसलिए इनके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करने के लिए हमने इनको थिक किया है। R का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, ठीक है। थिक होगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। x/y 100 - L/L जो हमने रेजिस्टेंस लिया है इसमें कोई एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, इसलिए हमने ये किया। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। सिंपल सी बात है, अगर x की जगह y कर देंगे, y की जगह x कर देंगे
तो ये 100 माइनस एल की जगह एल आ जाएगा, ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। तो पहले जो बैलेंस पॉइंट हमारा 39.5 सेंटीमीटर पे आ रहा था, अब वो किस पे आ गया, 60.5 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। देखो बैलेंस पॉइंट पे क्या होता है, बैलेंस पॉइंट, जब बैलेंस पॉइंट होगा तब ये वाला कनेक्शन और ये नीचे वाला कनेक्शन, इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी होती है, सॉरी मैंने लगाई नहीं, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। ये तो क्या होगा, अगर गैल्वेनोमीटर और इसको इंटरचेंज भी कर देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय, देखो एक बैटरी है 8 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है हमें 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज्ड बाय, किससे चार्ज हो रही है ये, 120 वोल्ट की बैटरी से, यूजिंग अ रजिस्टर 15.5 ओम का रजिस्टर हमने अप्लाई किया है। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, तो टर्मिनल वोल्टेज पूछिए क्या है, और सीरीज़ रजिस्टर ये जो 15.5 हमने ऐड किया है, ये क्यों ऐड किया है, ये भी हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो नेट ई होगा वो क्या होगा, ये दोनों बैटरी देखो ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है तो उल्टी जुड़ी हुई है, तो 120 माइनस 8 जो नेट ई होगा यानी कि 112 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस सर्किट में से करंट कितना आएगा, 112 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15.5 और ये 0.5 ये है, तो कितना आ जाएगा 16 ओम, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी करंट की वैल्यू 16 सा, तो ये आ जाएगी 7 एम्पीयर। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई। अब उसने टर्मिनल वोल्टेज पूछा है बैटरी का ड्यूरिंग चार्जिंग, तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब ये चार्ज हो रही है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जब वो चार्ज हो रही होगी तो E प्लस आई आर होगा, तो E के हमारे पास 8 प्लस I हमारे पास 7 निकल के आया और R हमारे पास 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 3.5 यानी कि इट विल बी 11.5 वोल्ट। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस क्यों ऐड किया, देखो अगर ये रेजिस्टेंस ना ऐड करते तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती तो ये जो स्टोरेज बैटरी हमने 8 वोल्ट की लगाई है इसके लिए ये हार्मफुल होता, इसलिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस ऐड किया सर्किट में ताकि करंट की वैल्यू कम हो जाए और ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो स्टोरेज बैटरी है उसको नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये ऐड किया। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। Now moving to our next question. Next है, in a potentiometer arrangement a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter. If cell is replaced by another cell and balance point shift to 63 centimeter, अगर हम दूसरा सेल यूज़ करते हैं तो ये 63 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट खिसक गया है, तो सेकंड सेल की EMF हमसे पूछी है। तो ये पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, दो EMF को दो सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई में L2। सो हमें 3 वैल्यू गिवन है, फोर्थ हमें निकालनी है, इसमें इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, मेथड मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर इज दिस। नंबर डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू हमें दी हुई है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम निकालना है। डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अनदर एंड, यानी कि इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है 3 मीटर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, एंड इट इज़ कैरिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर। सो टाइम हमें निकालना है, तो सिंपली निकल जाएगा। आई का हमें एक फॉर्मूला पता है, NEAVD होता है। ठीक है, हमने डराइव किया हुआ ये पहले। तो NEAVD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको क्या लिखेंगे, लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं। लेंथ यानी कि वो डिस्टेंस जितना वो मूव कर रही है, तो ये आई के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, NEAL बाय में आई। अब देखो n की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ए की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू हमें पता है। क्या सब सब्स्टिट्यूट करके हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से? ठीक है, तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, टाइम आप खुद निकालोगे, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। आई होप जो आज का सेशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी बच्चे पीजीटी, टीजीटी, ये फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB या किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या ये जो सेशन है ये इक्वली हेल्पफुल होगा +2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो NCERT क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप द सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है या आपको कुछ भी इसमें से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइए, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।